नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय जुलाई के एग्जाम के लिए सीरीज। और इस सीरीज में ये हमारी सीरीज है टोटल 500 प्लस क्वेश्चन इसमें हमारे होने वाले हैं। और इस क्रम में आज हमारे पास में है ये 5वें नंबर का वीडियो। इसके पहले के जो 4 वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए है उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में। और पुरानी सीरीज है जो कि आपको देखनी चाहिए अच्छी प्रिपरेशन के लिए, उसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, या आप पेज पे जाकर और प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हो। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के जो क्वेश्चन है ये हूबहू वैसे क्वेश्चन है जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हमसे बनने में दिक्कत देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत छोटे तरह के होते हैं जो आमतौर पर हमको बुक्स में पढ़ने को नहीं मिलते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है विंडोज 11 में क्लिपबोर्ड हिस्ट्री खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। क्लिपबोर्ड तो हमको पता है कि जब भी हम कट या कॉपी करते हैं हमारे कंप्यूटर में तो क्लिपबोर्ड में जाकर सेव हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना कि हम 24 आइटम्स को सेव करके रख सकते हैं वहां पर, है ना, बाद में रिकॉल कर सकते हैं उनको। तो यहाँ पर हमको क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री को ओपन करना है कि हमने कौन कौन से कॉपी किए हैं। इसके पहले टोटल कितने रह सकते हैं 24, ये भी याद रखना, एग्जाम का क्वेश्चन है। हमारे पास शॉर्टकट कीज है विंडो प्लस सी, विंडो प्लस वी, कंट्रोल वी, शिफ्ट प्लस विन प्लस वी। तो बेसिकली हमारे पास में क्लिपबोर्ड को ओपन अगर हमको करना है तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें विंडो प्लस सी हमारे पास शॉर्टकट की दे रहा है, तो विंडो प्लस जो सी शॉर्टकट की हमारे पास में होती है इससे ओपन होता है हमारे कंप्यूटर में, मतलब विंडोज में जो एआई के टूल्स होते हैं, है ना, चाहे हम को-पायलट बोल रहे हैं या इसके पहले हमारे पास कर्टाना था। विंडोज 10 में हमको कर्टाना मिलता है और विंडोज 11 में हमको को-पायलट मिलता है। उसको ओपन करना है तो विंडो प्लस सी का यूज करते हैं, याद रखना एग्जाम का क्वेश्चन। विंडो प्लस वी का यूज हम कहाँ करते हैं, तो विंडो प्लस वी का यूज करके हम लोग क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री ओपन कर सकते हैं। मतलब हमारे प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है, सेकेंड वाला विंडो प्लस वी है। कंट्रोल वी से क्या कर सकते हैं हम लोग, तो नॉर्मल जो कॉपी और पेस्ट हम लोग करते हैं तो कंट्रोल वी का यूज हम पेस्ट के लिए करते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा शिफ्ट विन प्लस वी, तो इसका यूज हम कहीं भी नहीं करते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में विंडोज में बिट लॉकर मेनली किस पर्पस के लिए यूज होता है। बिट लॉकर, उसके नाम से क्या पता चल रहा है हमको कि लॉकर वाली बात होने वाली है, बिट लॉकर। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। इसके पहले बिट लॉकर आपको बता दूं मैं कि हमारे डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में बदल कर रखा जाता है जिसको कोई आसानी से पढ़ नहीं सके, वहां पर हम लोग बिट लॉकर तकनीक का यूज कहते हैं। कुल मिला के हमारे डेटा को सिक्योर रखने के लिए हम बिट लॉकर का प्रयोग करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास में है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन जो हम लोग यूज करते हैं, तो हमारी हार्ड डिस्क में अव्यवस्थित रूप में डाटा पड़ा होता है, उनको व्यवस्थित करने के लिए हम डिफ्रेगमेंटेशन करते हैं, है ना। और ये हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही मिल जाता है, तो याद रखना ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर हमारे पास में ड्राइव इंक्रिप्शन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ड्राइव इंक्रिप्शन की, तो जो इंक्रिप्शन है यही जुड़ा है किससे, बिट लॉकर से, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया विशेष प्रकार के चिन्हों में हम लोग बदल देते हैं ताकि आसानी से पढ़ा नहीं जा सके। तो यहाँ पे ड्राइव को क्या कर दिया जाएगा, इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। मतलब पूरा का पूरा ड्राइव क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। उसको कोई ओपन अगर कर भी लेगा तो उसके अंदर का जो डेटा होगा वो विशेष प्रकार के चिन्हों में होगा जिसको आसानी से या पढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए वही अगर हम फाइल कंप्रेशन की बात करें तो हमारी फाइल को हम लोग कंप्रेस कर देते हैं। क्यों करते हैं भैया, ताकि हमारे डिस्क में ज्यादा स्पेस आ जाए या फाइल को हमको कहीं भेजना होगा तो तेजी से वो चली जाए, चाहे नेटवर्क में या हम कॉपी पेस्ट करके भेजना चाहते हैं तो वहां वो तेजी से जाने वाली है। सिस्टम रिस्टोर एक ऐसा पॉइंट हम लोग क्रिएट कर देते हैं कि जहां पर हमारी सेटिंग हम लोगों ने सारी अप्लाई कर दी और बाद में हमको अगर सिस्टम को क्या करना है, वापस रीसेट करना है, तो हम लोग रीस्टोर पॉइंट तक के उसको लाकर रिस्टोर करा सकते हैं, जहां के बाद हमको सारी सेटिंग जैसी की वैसी मिल जाती है। तो कुल मिलाकर विंडोज की सेटिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, रीस्टोर करके रख सकते हैं ताकि बाद में कभी प्रॉब्लम आए तो हम उसको रिकॉल कर सके। इसके बाद है एक्सेल में फ्लैश फिल फीचर को क्विकली अप्लाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे फ्लैश फिल जो फीचर हमारे पास में होता है बेसिकली क्या करता है, ये क्या करता है, तेजी से पहचानता है। मतलब हम लोग को जैसे हम टाइपिंग कर रहे हैं तो हम नाम बहुत सारे टाइप कर रहे हैं तो उन नामों के वो पैटर्न को पहचान लेगा, या हम नंबर टाइप कर रहे हैं तो उसके पैटर्न को पहचान लेता है।
ठीक है, और तेजी से क्या करता है, बची वाली सारी सेल को वो फिल कर देता है। तो फ्लैश फिल में क्या होगा कि हम जो टाइप कर रहे हैं उसके पैटर्न को पहचानेगा और ऑटोमेटिकली सारी की सारी सेल अपने आप वो फिल कर देता है। तो ये होता है हमारे पास फ्लैश फिल फीचर। इसको ऑन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो याद रखिएगा फ्लैश फिल को ऑन करने के लिए हम कंट्रोल+E शॉर्टकट की का यूज करते हैं, इसको याद रखिएगा। कंट्रोल F कहाँ यूज करते हैं हम लोग, फाइंड के लिए, जैसा कि हमको पता ही है। कंट्रोल+Shift+E और Alt+E है ना, वो हमारे प्रश्न से रिलेट नहीं करती है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो हमारे प्रश्न में याद रखना कंट्रोल E से हम लोग जो फ्लैश फिल फीचर है इसको तेजी से अप्लाई कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अच्छा, यहाँ पर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली होगी, एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप रखिएगा। संडे के दिन आपको एक फ्री टेस्ट दिया जाएगा फुल लेंथ का, जो सभी के लिए फ्री रहने वाला है और केवल संडे के दिन रहेगा वो, है ना। जैसे मंडे आएगा उस दिन फिर उसको लॉक वापस कर दिया जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन पे हमारे पास 2 कोर्सेस है, एक फुल कोर्सेस है और एक हमारे पास में 60 नंबर का मॉक टेस्ट, मतलब 60 मॉक टेस्ट वहां पर मिलने वाले हैं। तो फुल कोर्स उन लोगों को लेना चाहिए जिनके 1-1, 2-2 नंबर से पेपर रुक रहे हैं, मतलब उनने उनकी सारी मेहनत कर ली है, उसके बाद भी उनका पेपर नहीं निकल रहा है, तो वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और ये कोर्स किनको लेना चाहिए, मॉक टेस्ट वाला जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी कंप्लीट है, वो चेक करना चाहते हैं कि कहाँ से कितने नंबर कम ज्यादा हो रहे हैं। तो जिनने पहले पढ़ चुके हैं कंप्यूटर को अच्छा खासा, वो लोग ले लेंगे मॉक टेस्ट, तो उनसे यहाँ पर उनकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और अच्छे नंबर यहाँ से भी जनरेट होके आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपके बिल्कुल तैयारी नहीं है या 1-1, 2-2 नंबर से रुक रहा है, मतलब फ्रेशर स्टूडेंट और जिनके पेपर बार बार रुकते जा रहे हैं लगातार, उनके लिए ये वाला कोर्स है। तो ध्यान से लेकर और समय निकाल के पढ़ेंगे, पेपर आपका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, MS एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का मुख्य यूज क्या है। डेटा वैलिडेशन, डेटा हमारे पास पे जो होता है, अगर हमको एक्सेल की सेल में डालना है, उसको टाइप करना है, तो उसका क्या होगा, वैलिडेशन हम क्या सेट करते हैं। तो वैलिडेशन कहने का मतलब ये है कि अगर हमने किसी यूजर को डेटा डालने की परमिशन दी है हमारी सेल में, तो उसकी लिमिटेशन हम लोग सेट कर देते हैं या उसका क्राइटेरिया हम लोग सेट कर देते हैं। जैसे कि मान लो किसी सेल में अगर हमने डेट टाइप करने के लिए असाइन किया हुआ, तो उसमें क्या आना चाहिए, उसमें केवल डेट आनी चाहिए, उसमें भी टाइम नहीं आना चाहिए। और किसी में अगर टाइम अगर हमने दे दिया है तो उसमें डेट नहीं आना चाहिए। अगर हम नंबर के लिए असाइन करते हैं तो उसमें नंबर आना चाहिए, और अगर हमने परसेंटेज वाइज या डेसिमल वाइज असाइन किया तो उसमें वही का वही आना चाहिए। कुल मिलाकर गलत जानकारी नहीं डलनी चाहिए। ये डिसाइड करेगा हमारा कौन, डेटा वैलिडेशन, की यहाँ पर कौन सा डेटा आपको इनपुट के रूप में देना है या सेल में टाइप करना है। अब इसका मुख्य यूज क्या है, तो देखो हमारे पास बोल रहा है डेटा को इनक्रिप्ट करना, ये तो हमने अलग देख लिया, डेटा को विशेष प्रकार के चिन्हों में। सेल में अलाउड इनपुट को कंट्रोल करना, तो ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखना कि हमारे सेल में हम कौन से डेटा टाइप कराना चाहते हैं, उस इनपुट को अलाउ करेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे कि उसमें गलत जानकारी ना डल पाए। वो क्या कहलाएगा, आपका डेटा वैलिडेशन कहलाएगा, इसको याद रखिएगा, है ना। फार्मूला के को परमानेंटली लॉक करना, ये तो यहाँ पर होगा नहीं, है ना। वर्कशीट को कंप्रेस करना, तो ये हमारे पास में कंप्रेशन वाले फीचर में है, और लॉक करना हमारे पास में फाइल को लॉक करना, जो प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन हमको मिलता है रिव्यू में, वहां पर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, एक्सेल में गोल सीक किस कैटेगरी का टूल है। गोल सीक क्या होता है भैया, गोल तो हमको पता है कि हमारा टारगेट होता है ना, गोल सीक। तो एक्सेल में जो गोल सीक कैटेगरी, गोल सीक का हम यूज करते हैं, ये किस कैटेगरी में आता है, तो बेसिकली हमारे को जैसा आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमको इनपुट देना पड़ेगा, तभी तो आउटपुट मिलेगा। तो गोल सीक हमको वो ढूंढने में मदद करता है कि जैसा हमको आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इनपुट उसमें दे पाए। वही काम कहाँ करेगा, गोल सीक। तो किस कैटेगरी का है, हमारे को बोल रहा है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यहाँ पे तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर वाली चीजें आ गई। हमारे पास में व्हाट इज एनालिसिस, है ना। तो हमारा जो गोल सीख है किससे रिलेट करता है, किस कैटेगरी में है, व्हाट इज एनालिसिस, मतलब आप क्या एनालिसिस करना चाहते हो, वहां पर आपको मिलता है क्या, गोल सीख। तो ये हमारा टारगेट सेट कर देता है कि हम उसको ऐसा इनपुट देंगे तब हमको हमारे अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा लुकअप टूल जो है हमारे पास में, तो ये फार्मूला हमको वाला लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप और एक्स लुकअप हम लोग पढ़ते हैं उसमें। और चार्ट फॉर्मेटिंग, F11 को याद रखना चार्ट इंसर्ट करने के लिए, और वहां पर हम चार्ट की जो फॉर्मेटिंग है वो इसके अंतर्गत आएगी, प्रश्न से रिलेटेड ये नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, और याद रखिएगा आज के जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
और हमारे एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होके आएंगे जो आपको हार्ड वाले जो क्वेश्चन है तो ये वही वाले क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस ऑप्शन किस काम में आता है? ट्रैक चेंजेस है ना, तो ट्रैक चेंजेस ऑप्शन किस काम में आता है? तो बेसिकली हम लोगों ने देखा है कि हमारी कोई फाइल होगी एमएस वर्ड की, है ना, अगर उसमें कोई ने अगर करेक्शन कर दिया और हमको पता नहीं चला, है ना, और हमने वो फाइल वैसी की वैसी रख दी, अपलोड कर दिया, किसी को भेज दी, तो हमारा क्या होगा, उसमें नुकसान हो जाता है। तो हमारी फाइल में किसी ने क्या चेंजेस करे हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक चेंजेस, मतलब जो भी चेंजेस हुए हैं उनको क्या करेगा, ट्रैक करेगा। तो कुल मिलाकर हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी चेंजेस हुए हैं, जो भी सेटिंग अदला बदली कुछ भी अगर चेंज किया हुआ है तो उसको क्या कर लेगा, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम ट्रैक चेंज ऑप्शन का यूज करते हैं, याद रखेंगे, है ना। अब हमारा क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट का पासवर्ड हटाने के लिए, एडिटिंग या रिसीविंग को रिकॉर्ड करने के लिए, फॉन्ट स्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज करने के लिए, या पेज साइज कन्वर्ट करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया जो भी चेंजेस होंगे उसको क्या करेगा, उसको वो रिकॉर्ड करने वाला है। तो हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी एडिटिंग होगी, है ना, या रिवीजन होगा, उसको क्या कर लेगा, उसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है किसका, ट्रैक चेंज का, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए कौन सा स्टाइल सबसे उपयुक्त है? टेबल ऑफ कंटेंट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, नए जो भी वीडियो आएंगे तेजी से आपको मिलने के लिए। हमारे पास में टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट हम किसे बोलते हैं, हमने किसी भी बुक में सामने की तरफ एक इंडेक्स देखा होगा जिसमें हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम और किस पेज पर वो हमको मिलेगा वो हम पहचान लेते हैं, कि जाके टाइटल देखा और उस पेज नंबर पे हम चले जाते हैं, उसे हम बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, जो हम डॉक्यूमेंट के शुरू में लगाते हैं। इंडेक्स हमको उसका नाम पता भी है। अगर उसको हमको प्रिपेयर करना है, उस इंडेक्स को बनाना है या टेबल ऑफ कंटेंट को हमको बनाना है, तो कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा ये हमसे पूछ रहा है। कौन से स्टाइल में हम बनाएंगे तो क्या होगा, वो ज्यादा अच्छे से हमको दिखेगा, ज्यादा काम में आएगा। हमको बोल रहा है नॉर्मल स्टाइल, हेडिंग स्टाइल, कैप्शन और क्वार्ट्स। अरे तो क्वार्ट्स में तो हमको कुछ लिखना हो उसके हिसाब से हो गया। कैप्शन में कोई इमेज अगर हमने लगाई है और उसके लिए कुछ कैप्शन 2 लाइनें हमको लिखनी है तो वहां पर यूज करने वाले हैं। हमारे पास में हेडिंग स्टाइल जो है ये प्रश्न का राइट आंसर होगा। हेडिंग स्टाइल मतलब जिस तरीके से हम हेडिंग्स लगाते हैं उन्हीं हेडिंग्स को अगर हमने टेबल ऑफ कंटेंट में रख दिया तो ज्यादा इंप्रेसिव हो गया, ज्यादा यूजफुल हो गया। हमको पता है हेडिंग का नाम ही तो पढ़ेंगे हम, हेडिंग का नाम पढ़ा और हम सीधे चले जाएंगे हाइपरलिंक के थ्रू उस पेज पर, है ना। तो याद रखिएगा हेडिंग स्टाइल जो होगा इसके टेबल ऑफ कंटेंट के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का मेन पर्पस क्या है? स्लाइड मास्टर बेसिकली अगर हम बात करें तो जब हम बहुत सारी स्लाइड बनाते हैं और हमारे को उसमें बहुत सारी चीजें एक जैसी रखनी होती है, मान लो हम 10 स्लाइड बना रहे हैं पर हेडर फुटर होगा या कुछ चित्र वित्र होगा, या हम एक जैसा रख रहे हैं, बीच का कंटेंट उसमें हर जगह चेंज हो रहा है लेकिन आसपास का चारों तरफ जो रखा हुआ है वो जैसा का वैसा रहता है। तो उसको हमको एक बार सेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्लाइड मास्टर का। हम स्लाइड मास्टर पे जाएंगे, वहां पर हम सारी चीजें डाल देंगे, वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी स्लाइड हमारे पास उस फाइल में होगी सब पे वो अप्लाई हो जाएगा, और साथ ही नई वाली भी अगर हम जोड़ते हैं उसमें तो ऑटोमेटिकली हमने जो स्लाइड मास्टर में कंटेंट दिया है वो सारी स्लाइड पर अपने आप चले जाएगा। तो क्या करते हैं, ओनली स्लाइड टाइमिंग सेट करना। स्लाइड टाइमिंग सेट करना ये ट्रांजेक्शन का हो गया, स्लाइड ट्रांजेक्शन में, है ना। पूरी प्रेजेंटेशन की कॉमन फॉर्मेटिंग, हाँ तो ये आ जाएगा आंसर। हमारे पास जितनी पूरा जो प्रेजेंटेशन है उसकी कॉमन जो फॉर्मेटिंग है, कॉमन जो सेटिंग है उसको हम स्लाइड मास्टर पे दे देंगे और सारे पेजेस पर वो सेट हो जाती है, याद रखना। वीडियो को ट्रिम करना बेसिकली यहाँ पे संभव है भी नहीं, है ना। हमको उसके लिए वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे। स्पीकर नोट को रीड करना। स्पीकर नोट क्या होता है, कल की क्लास में आपने देखा होगा कि जो प्रस्तुत करता है प्रेजेंटेटर है उसके लिए जो नोट लिखा जाता है उसको रीड करेगा क्या, नहीं, वो तो उसको लगेंगे ना उसको एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, तो वो वहां पर रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेटर व्यू किसके लिए यूजफुल है? प्रेजेंटेटर अभी हमने बात करा कि जो प्रस्तुत करता है प्रेजेंटेटर है, स्पीकर है ना, उसके लिए कौन सा व्यू यूजफुल है, कौन सा व्यू उसके लिए अच्छा रहेगा। हमको बोल रहा है ऑडियंस को आंसर की दिखाने के लिए,
मतलब जो ऑडियंस हमारे पास सामने बैठी है उनको आंसर के दिखाने काम में आएगा कि नहीं। प्रेजेंटेटर को नोट्स और नेक्स्ट स्लाइड देखने के लिए तो, और स्लाइड को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए, एनिमेशन को डिसेबल करने के लिए। तो एनिमेशन को डिसेबल करने तो इससे नहीं कर सकते हम लोग। स्लाइड को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दूसरे ऑप्शन है, इससे हम नहीं कर सकते हैं। प्रेजेंटेटर को नोट और नेक्स्ट स्लाइड देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंटेटर व्यू का, जो सिर्फ उसी को दिखता है। और जो हमारे पास प्रोजेक्टर पे स्लाइड दिख रही है वो किसको दिख रही है, व्यूअर को, सामने जो ऑडियंस बैठी है उनको दिख रही है। यहाँ पर बाकी किसी और को नहीं दिखता है, सिर्फ किसको दिखने वाला है, प्रेजेंटेटर को, प्रस्तुतकर्ता को। तो वो वाले कंटेंट की बात है, तो याद रखना किसके लिए होगा, इसके लिए होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेशन खोलने की शॉर्टकट की क्या है। नेविगेशन क्या होता है, देखिए चाहे हम वर्ड में काम करें या लिब्रे ऑफिस क्या है, ये राइटर या एमएस वर्ड के जैसे ही सॉफ्टवेयर होता है जो ओपन ऑफिस में हमको मिलता है। नेविगेशन कहने का मतलब ये है कि हमने हमारे डॉक्यूमेंट में कौन कौन से चेंजेस कब कब किए हैं, उसका पूरा हमको क्या दिख जाएगा, एक लाइन मिल जाएगा। और बेसिकली हमारे पास नेविगेशन पेन में क्या होता है कि हमने कब क्या चेंजेस किए हैं वो हमको दिखते हैं। कहाँ मिलेगा, हमको राइट साइड में मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में नेविगेशन पेन किसका ओपन करना है, हमको लिब्रे ऑफिस का ओपन करना है। तो अगर मैं बात करूँ F11 तो ये तो चार्ट इंसर्ट करेगा, F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए हमारे पास में, और F4 क्या करता है, ये रिकॉल करता है जहां हम एक्सेल में अगर काम करें। F5 जो है ये यहाँ पर काम में आने वाली, कहाँ पर, राइटर में क्या करेगा, नेविगेशन पेन ओपन करेगा। और यही शॉर्टकट की अगर हमारे पास एमएस वर्ड में अगर पूछेगा तो वहां पर क्या ओपन करेगा, वहां पर गो टू कमांड के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, F5 का, वर्ड में, है ना। और अगर प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट में करेंगे तो फिर रन के लिए यूज हो रहा है, ऐसा भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स में ch मोड मतलब चेंज मोड 755 फाइल डॉट sh कमांड का मतलब क्या है। मतलब कि ये वाली जो कमांड है, और याद रखिएगा हमारे एग्जाम में लिनक्स की कमांड पूछ रहा है ना, तो हमको कुछ कमांड्स तो पता होनी चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सर्च करेंगे गूगल पे या जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास में होगा, और वहां पर लिनक्स की कुछ कमांड 10-12 कमांड आप लोग डाउनलोड करेंगे, उनको याद कर लें। तो हमारे पास में चेंज मोड है ना, नंबर दे दिया उसने 755। ये कमांड का मतलब क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, हमको बोल रहा है केवल ऑनर को रीड परमिशन देने के लिए, मतलब जो ऑनर होगा उसको केवल रीडिंग की परमिशन देने के लिए, ऑनर को फुल परमिशन, ग्रुप और अदर को रीड एग्जीक्यूट परमिशन देने के लिए, या फिर सभी यूजर से एग्जीक्यूट परमिशन हटाना या फाइल को हिडन करना। देखिए हमारे पास चेंज मोड जो है ना, मतलब हमारी जो फाइल है उसका मोड हम चेंज करेंगे तो ये रिलेटेड होता है किससे, परमिशन से रिलेटेड होता है। तो जब इसको हम चेंज करते हैं 755 कोड क्या करेगा, ये जिसकी फाइल है उसको फुल परमिशन दे देगा, और जो ग्रुप होगा है ना या अदर लोग होंगे उनको क्या करेगा, उनको सिर्फ पढ़ने की परमिशन देने वाला है, बाकी सारे पावर किसको दे देगा, वो ऑनर को दे देगा। ठीक है। और अगर सभी यूजर को एग्जीक्यूट परमिशन हटाने का काम नहीं है, इसका काम क्या है, देना, परमिशन देने वाला काम है इसका, हटाने वाला इसका नहीं है। और फाइल को हिडन करना ये उसके एक्टिव से संबंधित है, तो यहाँ पर नहीं बनता है। तो याद रखेंगे आंसर नंबर 2, ये वाला आंसर जो होगा यही इसका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स में ग्रेप आई है ना, ग्रेप -i लिखा हुआ है, एरर लॉग टेक्स्ट में आई ऑप्शन क्या करता है। देखिए इसको याद रखना, और ये एग्जाम में पूछता भी है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हमने स्मॉल में आई लिखा हुआ है ना, ग्रेप स्मॉल आई, फिर यहाँ पे एरर लिखा हुआ है, लॉग फाइल टेक्स्ट फाइल बता दी उसने। ठीक है, जब भी हम लोग ग्रेप करेंगे और हमने क्या किया, -i लगा दिया है उसमें, हाइफन लगा के, ये क्या करता है, तो उसने बोला है किसको, इसको ढूंढने के लिए, ये जो एरर वर्ड लिखा हुआ है इसको ढूंढने के लिए बोला है। ठीक है, और साथ में क्या लगा दिया उसने, -i लगा दिया। मतलब अब जब ये ढूंढेगा तो क्या करेगा, ये केस सेंसिटिव नहीं रहने वाला है। मतलब कि ये जो एरर होगा ये चाहे कैपिटल फॉर्म में लिखा हो, स्मॉल में लिखा हो, आधा कैपिटल आधा स्मॉल में, ये किसी भी रूप में लिखा हो है ना, वो ढूंढ के आपको दे देने वाला है। समझ में आया कि जो एरर लिखा हुआ है ये चाहे अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में लिखा हो या स्मॉल लेटर में, या आगे पीछे कुछ भी कैपिटल स्मॉल कैसा भी अगर लिखा होगा तब भी वो ढूंढ के ला देगा। किस वजह से ला देगा, यहाँ पर जो -i लिखा हुआ है इस तरीके से, उसकी वजह से। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारे पास में है ओनली इंटीजर वैल्यू सर्च करता है, केस इनसेंसिटिव सर्च करता है,
फाइल को इंडेक्स करता है और आउटपुट को इनविजिबल करता है। तो जैसे मैंने बताया इसका रिलेशन किससे है, केस से, अपर या लोअर केस। क्या करेगा, केस इनसेंसिटिव सर्च करता है, मतलब इसको केस से कोई मतलब नहीं है ना, कि चाहे अपर में मिल रहा है या लोअर में मिल रहा है, जहां जहां जिस जिस फॉर्म में मिलेगा वो ढूंढ के आपको दे देने वाला है। अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स में पाइप सिंबल का क्या काम है ना। जो पाइप सिंबल होता है लाइनेक्स में क्या काम में आता है। देखिए लाइनेक्स में जो पाइप सिंबल है, बेसिकली अगर हम बात करें टू फाइल को मर्ज करना, तो मर्ज करने के लिए हम पाइप का यूज नहीं करते है ना। यहाँ पे अगर हम बोले डायरेक्टरी को डिलीट करना है, तो डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए वो दूसरे कमांड है, इसका यूज थोड़ी ना करेंगे। और पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने की बात कर रहा है कि पासवर्ड को इनक्रिप्ट, मतलब पासवर्ड को भी विशेष प्रकार के चिन्हों में बदल देंगे। तो ये वाला काम भी हमारे पास है, पाइप जो सिंबल होता है इसका नहीं है। क्या है, एक कमांड का आउटपुट दूसरी कमांड के लिए इनपुट के रूप में देने के लिए, है ना, कि एक आपने कमांड दी, उसका जो आउटपुट निकला है तो अगली कमांड के लिए क्या हो जाएगा, वो इनपुट के लिए काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो एक कमांड का आउटपुट दूसरी कमांड के लिए इनपुट की तरह काम करे, उसके लिए पाइप कमांड का यूज किया जाता है। ये आपको याद रखना है, बस एग्जाम में इतना ही बताना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, लाइनेक्स में pwd कमांड क्या डिस्प्ले करती है। तो pwd ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो pwd बेसिकली हम लोग पासवर्ड के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होगा, है ना, वो पासवर्ड नहीं होता है। क्या होता है, ये आएगा आपके पास में प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। क्या आने वाला है, प्रेजेंट वर्किंग और डायरेक्टरी। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इसका फुल फॉर्म होता है, और फुल फॉर्म ये आपको लगाना था, है ना। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इसका फुल फॉर्म है, बस ये आपको याद रखना है, सीधे सीधे एग्जाम में लगा देना, कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, डीबीएमएस में एसीआईडी एसिड, है ना, प्रॉपर्टी का आई किसके लिए है, मतलब आपको एसीआईडी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एसीआईडी क्या होगा, ये हमारे पास में होता है ऑटोमेटिक। सी हमारे पास में क्या होता है, तो सी का फुल फॉर्म हमारे पास में होता है कंसिस्टेंसी। आई हमारे पास में होता है आइसोलेशन, और डी हमारे पास में होता है ड्यूरेबिलिटी, है ना। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में आपको बन जाएगा। तो आई का हमसे पूछ रहा था, आई का क्या हमारे पास में आइसोलेशन है, ये आपको याद रखना है ना। सी कंसिस्टेंसी, डी ड्यूरेबिलिटी, और ए का ऑटोमेसिटी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास में, एसक्यूएल में हैविंग क्लॉज का क्या यूज और कब किया जाता है, हैविंग क्लॉज का कब यूज किया जाता है। देखिए एसक्यूएल याद रखना आप, एसक्यूएल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। एसक्यूएल का पहले तो फुल फॉर्म याद रखना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। और हमारे पास में जो अलग अलग लैंग्वेजेस होती है ना, कि हमारे पास में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हो या हमारे पास में क्वेरी लैंग्वेज हो, ये सभी लैंग्वेज जो होती है ना, या डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो ये सभी लैंग्वेज जो हमारे पास में होती है, इन सब का कॉम्बिनेशन मिलता है किसमें, एसक्यूएल में, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में। तो इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। फिलहाल हमारे से पूछ रहा है हैविंग क्लॉज। तो हैविंग क्लॉज का यूज किया जाता है कि जहां पर हमारे को ग्रुप को रिकॉर्ड करना है, ग्रुप को आपस में जोड़ना है, ग्रुप के रूप में बात करनी है, वहां पर हम लोग यूज करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में हैविंग क्लॉज का। तो क्या पे आएगा हमारे पास में, ग्रुपेड रिकॉर्ड्स पर कंडीशन अगर हमको लगानी है तो वहां पर हम इसका यूज करते, याद रखना। तो रो लेवल कंडीशन लगाने, टेबल रीनेम करने या डेटाबेस का बैकअप लेने के लिए हम लोग हैविंग क्लॉज का यूज नहीं करते हैं। तो हमारे पास में गिनी चुनी क्लॉज है ना, 3-4 क्लॉज हमारे पास में है इसकी। तो उत्तर अगर हम याद कर लेंगे तो हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाएगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, क्लॉज वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, याद रखना। डेटाबेस में फॉरेन की का मेन पर्पस क्या है। देखिए फॉरेन की क्या होती है, बेसिकली होती है प्राइमरी की ही है ना। कि अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, हमारे पास एक टेबल है ना, और हमारे पास में दूसरा टेबल है। तो एक टेबल की प्राइमरी की जो होगी वो इस टेबल के लिए क्या होगी, फॉरेन की होगी, और इस टेबल की जो प्राइमरी की होगी इस टेबल के लिए फॉरेन की होगी। तो बेसिकली जब भी हमको दो टेबल के बीच में संबंध की बात होगी, है ना, कि हम दो टेबल है, दोनों में प्राइमरी कीज हमारे पास में जैसी की वैसी है, तो हम किसी एक प्राइमरी की, मान लो हमने इस टेबल की प्राइमरी की से हम डेटा निकाल रहे हैं, तो ये टेबल की जो प्राइमरी की होगी सारी की सारी, वो इस टेबल के लिए फॉरेन की बन जाती है। और जब इस टेबल से हम डाटा निकालते हैं तो इस टेबल की जो प्राइमरी की होगी वो इस टेबल के लिए फॉरेन की हो जाती है, इसको आप याद रखना। तो बेसिकली फॉरेन की का जो यूज करते हैं हम लोग संबंध बताने के लिए, या रिलेशन जो होता है उसको स्थापित करने के लिए हम लोग यूज करते, याद रखना।
टेबल को इनक्रिप्ट करने के लिए सिक्योरिटी वाला पोर्शन हो गया हमारे पास में। दो टेबल के बीच रिलेशन बताने के लिए ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हटाना या हमेशा के लिए अलाउ करना, है ना, हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हमेशा के लिए क्या करना है, अलाउ करना है, तो ये काम भी हमारे पास नहीं है। और डेटा को ग्रेप करना ये भी या बदलना ये भी हमारे पास इस ऑप्शन से हम लोग नहीं कर सकते हैं। फॉरेन की याद रखना, और टोटल हमारे पास में प्राइमरी की, फॉरेन की और सेकेंडरी की इतनी ही की हमारे पास में होती है, उसको अच्छे से याद करके जाइएगा। हमारे पास में अगला है नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। यहाँ पे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा एन मतलब 1 NF 2 NF 3 NF। तो बेसिकली NF क्या है हमारे पास में, जो नॉर्मलाइजेशन है उसके फंक्शन है ना, तो फॉर्म है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्म है। तो अगर हम बात करें ये वाला 1 NF है ना, ये क्या करेगा हमारे पास में, तो हर टेबल में क्या करने वाला है, ऑटोमेटिक वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं इसको समझा देता हूँ बेसिकली कि 1 NF कहने का मतलब ये है कि कोई भी टेबल ब्लैंक नहीं रहेगा। मतलब कि हमारे टेबल में जो प्राइमरी की होगी ना, जैसे कि प्राइमरी की मतलब क्या होगी, जो टेबल की हेडिंग है, मतलब मैंने यहाँ लिख दिया नेम, तो यहाँ पर जो उसकी वैल्यू आएगी वो नल नहीं होनी चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, यहाँ पर प्राइमरी की होना ही चाहिए, है ना। तो बस यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि हर फील्ड में ऑटोमेटिक वैल्यू होनी चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए, है ना। कौन सी कंडीशन है उसकी, नॉर्म फर्स्ट वाली जो है वो, है ना। नॉर्मलाइजेशन में क्या करता है बेसिकली कि सबको बराबर बराबर करते हुए चलेगा, लेकिन पहली कंडीशन क्या है हमारे पास में कि कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना नॉर्म फर्स्ट के लिए। अगला है DHCP, इसका एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। पहली चीज इसका फुल फॉर्म याद रखना आप। DHCP हमारे पास में क्या है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और एक करता क्या है, तो सीधे सीधे आपको बता दूं कि जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास बेसिकली दो तरह के IP एड्रेस मिलते हैं। एक हमको मिलता है स्टैटिक IP एड्रेस और एक होता है डायनेमिक। तो स्टैटिक वाला तो सर्वर देता है, वो इसका काम नहीं है ना, और देगा भी तो किसको देगा, स्टैटिक वाला ये सर्वर को देता है। लेकिन हम लोग जितने बार कंप्यूटर से कनेक्ट, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हम लोगों को हर बार नया IP एड्रेस मिलता है। तो वही IP एड्रेस हमको कौन असाइन कराता है, हमको कराता है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है याद रखना। तो हम जितने बार इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं उतने बार हमको एक नया IP एड्रेस मिलता है, जो कि लॉजिकल एड्रेस होता है हमारे डिवाइस का इंटरनेट पर, वो प्रोवाइड करता है DHCP। और इसका क्वेश्चन बार बार आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछता है। फुल फॉर्म भी और किस काम में आता है, तो ब्राउज केस क्लियर करने के लिए ईमेल को इनक्रिप्ट कर डिवाइस को ऑटोमेटिक IP एड्रेस प्रदान करता है ना। तो ये याद रखना, यही इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DNS का मुख्य कार्य क्या है। तो ये भी हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है और बार बार आता है। DNS का फुल फॉर्म याद रखना, डोमेन नेम सिस्टम। क्या करता है ये, तो डोमेन नेम सिस्टम बेसिकली जो हमारे पास IP एड्रेस होते हैं, मतलब पहली चीज तो ये कि सर्वर जो है उसका जो IP एड्रेस होता है उसी को कन्वर्ट करते हैं डोमेन नेम में। जैसे आपने बोला google.com, तो ये तो हमको याद रहता है, पर ये टेक्स्ट फॉर्म में है, ये कंप्यूटर तो सिर्फ नंबर याद रखता है। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे कि हमने बोला google.com, google.com, तो ये डोमेन नेम हो गया। इसको क्या करेगा, IP एड्रेस में रहता है। जैसे कि मैं एक सिंपल सा लिख देता हूं, इस तरह का IP एड्रेस हमारे पास में। तो DNS क्या करता है कि हमारे डोमेन नेम है ना, इसको इसमें बदलेगा, इसको वापस से इसमें लेकर आएगा, है ना। क्योंकि हम लोग क्या टाइप करते हैं, हम लोग डोमेन नेम टाइप करते हैं। तो हमने डोमेन नेम टाइप किया हुआ है www.google.com, तो उसको बदलेगा किसमें, IP एड्रेस में। और फिर HTTP जो होगा हमारे पास, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो उस पेज को ट्रांसफर करके हमारे वेब ब्राउजर में लेकर आता है। तो DNS इसमें बदलेगा भी और इसका रिकॉर्ड भी रखता है। मतलब किसी भी दो डोमेन नेम एक जैसे नहीं हो सकते, ना ही उनका IP एड्रेस एक जैसा हो सकता है ना। तो DNS इसके लिए जिम्मेदार होता है, याद रखना। क्या है, हमारे फाइल को कंप्रेस, ये तो कंप्रेसर यूज करते हैं हम। पासवर्ड हैश के लिए ये दूसरा हो गया हमारे पास। डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने के लिए और IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने, दोनों काम किसका है हमारे पास, DNS का है, याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, फुल फॉर्म के साथ में याद रखना। अगला क्वेश्चन है, NAT का यूज मेनली किसके लिए होता है। देखिए नेट, अगर हम लोगों ने ये सुना होगा, क्या नेटवर्क सुना होगा, है ना। यह हमने इंटरनेट की बात हम लोग करते हैं। तो जब भी हम नेटवर्क या इंटरनेट पर जाते हैं, है ना, हमारे डिवाइस से हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो हमारा नंबर कैसा होता है, प्राइवेट नंबर होता है। मतलब हम जो कनेक्ट होते हैं तो हमारे प्राइवेट नंबर से कनेक्शंस होते हैं।
पर जब भी हम क्या करते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हमारा जो राउटर रहता है वो क्या करता है, इसका यूज करेगा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर इसका फुल फॉर्म होता है, इसका यूज करेगा और हमारे नंबर को पब्लिक एड्रेस में बदल देगा। तो पब्लिक एड्रेस में जब बदलता है तो जो वेब होता है, इंटरनेट होता है ना, वो क्या होगा, वो हमारी पहचान वहां पर वो कर सकता है। साथ ही हमारा प्राइवेट था तो पब्लिक में उसको वो चेंज करके दे देता है। तो हमारा प्राइवेट नेटवर्क जो होता है वो कैसा होता है, सुरक्षित रहता है। तो ये मेन काम कहाँ पे जाता है, ये हमारे राउटर के थ्रू जाता है, ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली करता है क्या है कि हमारा जो प्राइवेट नेटवर्क होगा उसको बदलेगा किसमें, पब्लिक नेटवर्क में बदलने के लिए नेट का यूज किया जाता है। और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में मैप करने के लिए इसका यूज किया जाता है, बस इतना से याद रखें। अगला है आईपी वर्जन 6 लूप बैक एड्रेस कौन सा होता है। देखिए लूप बैक का मतलब ये होता है कि लूप मतलब पीछे घूम के एक लूप में चलते रहेगा और अपने स्वयं के सिस्टम की जांच करेगा, है ना, जो उसकी कार्यप्रणाली है उसका सिस्टम है उसकी जांच करते रहेगा लूप बैक में। तो अब आईपी वर्जन 6 की पूछ रहा है, तो अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पे दिया है 127001, ये भी हमारे पास पे क्या है, लूप बैक एड्रेस ये है, लेकिन ये किसका है, ये हमारे पास में आईपी वर्जन 4 का है ना। हमसे आईपी वर्जन 6 का पूछ रहा है, तो आईपी वर्जन 6 के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका 2 चिन्ह हमने ऐसे लगाए और उसके बाद में 1 लिखा हुआ, ये चेक करेगा लूप बैक में अपने सिस्टम को। ये वाला हम लोग यूज यहाँ पे लूप बैक में यूज नहीं करते हैं और इसका यूज भी हम लूप बैक में नहीं करते। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो इस तरह का अगर एड्रेस लिखा हुआ है ना, यूज किया हम लोगों ने आईपी एड्रेस, तो ये यूज किया जाता है ब्रॉडकास्ट में, जहाँ प्रसारण वगैरह हमको करना है बहुत ज्यादा, वहां पर हम लोग यूज करते हैं इसका, ये याद रखना, प्रसारण, ये ब्रॉडकास्ट में। अगला क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी में जीरो डे वर्नेबिलिटी किसे कहते हैं, है ना, जीरो डे वर्नेबिलिटी। देखिए हमारे पास में क्या होता है, जब भी साइबर सिक्योरिटी की बात आती है तो सबसे ज्यादा हमारा डेटा कैसा होता है, अनसिक्योर, किसी भी प्रकार का हमारा डेटा इंटरनेट पर जाते से अनसिक्योर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में वर्नेबिलिटी एक वर्ड यूज किया जाता है, ये ऐसा वर्ड होता है जो हमारे सिस्टम या सॉफ्टवेयर की ऐसी कमी जो हमको पता नहीं चली, है ना, हमारा सिस्टम है, हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारा कंप्यूटर है, उसकी एक ऐसी कमी या उसका ऐसा एक वीक पॉइंट है जो हमको नहीं पता चला है अभी तक के, है ना, लेकिन उसको वो जो है वो हैकर को पता चल गया है। तो हैकर क्या करेगा, हमारे सिस्टम की उस कमजोरी का फायदा उठाएगा, तब ये बहुत ज्यादा नुकसान में हमको होता है, क्योंकि हमारे को पता ही नहीं कहाँ दिक्कत है, कहाँ हमारी कमी है, पता ही नहीं रहेगी तो हम मेहनत कैसे करेंगे, मतलब उसको सुधारेंगे कैसे हम लोग, है ना। तो यही चीज याद रखिएगा कि हमारे पास में साइबर सिक्योरिटी में जीरो डे वर्नेबिलिटी उसे कहते हैं हम लोग कि जहां पर हमारा जो वीक पॉइंट है ना, वो जल्दी से या तो हमको पता चल जाए तो हम उस पर काम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमको पता ही नहीं चल पाता है और उसका फायदा फिर हैकर उठाते हैं। तो बेसिकली ऐसी वर्नेबिलिटी जिसका फिक्स वेंडर या पाथ अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब कि हमारे कंप्यूटर में, हमारे सिस्टम में, हमारे नेटवर्क में जो कमी है उसका अभी तक हमको एड्रेस ही नहीं कर पाए, हम लोग पता ही नहीं कर पाए कि कहाँ पर कमी है, वो क्या आपके पास में जीरो डे वर्नेबिलिटी कहलाती है। और जैसे ही हैकर को पता चलेगा आपका सिस्टम गया, ठीक है, तो बच के रहिएगा। हमारे पास में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में TOTP का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम लोग यूज करते हैं, अगर आप लोग यूज नहीं करते हो तो ध्यान रखिए, चाहे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो या टेलीग्राम या फिर आपका जीमेल आईडी, एनीथिंग, कुछ भी हम लोग यूज कर रहे हैं तो उस पर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन आप लोग ऑन करके रखिए। उससे मान लो कभी आपका पासवर्ड किसी को धोखे से पता चल भी जाता है तो उसको वेरिफिकेशन कराना होगा, जहां पे फिर वो ऑन नहीं होगा, है ना, तो वापस आप फिर आपके अकाउंट को वापस पा सकते हो, याद रखिएगा, है ना। अदरवाइज आपका अकाउंट या फिर आपका जो मिसयूज है अकाउंट्स का वो होने लगता है। तो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन हमेशा आप ऑन रखिएगा। हमारे पास में 2 फैक्टर वेरिफिकेशन में क्या पूछ रहा है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ये क्या हमारे पास में ये OTP तो आपको मालूम ही है ना, 1 टाइम पासवर्ड, और ये कैसा हमारे पास में, तो ये हमारे पास में होता है टाइम बेस, है ना, ये कैसा होगा, टाइम बेस 1 टाइम पासवर्ड। तो बहुत थोड़े समय के लिए आपको क्या मिलता है, ये वाला पासवर्ड मिलता है जिसको हम बोलते हैं टाइम बेस्ड 1 टाइम पासवर्ड। इसको आप याद रखिएगा, उस टाइम के बाद फिर वो काम नहीं करता है, ठीक है। तो अगर मैं 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लगाया भी है तो आपके व्हाट्सएप पे 2 या 3 दिन में अपने आप वो चेक करने का बोलेगा, आपको डालना ही पड़ेगा पासवर्ड, अदरवाइज वो बंद कर देगा।
अगला क्वेश्चन हमारे पास में HTTPS में डेटा सिक्योरिटी मुख्य रूप से किससे मिलती है। देखिए एक चीज याद रखना, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है तो हमारा फोकस उसके राइट आंसर पर नहीं होना चाहिए, हमारा क्वेश्चन उन बातों पे होना चाहिए जो मैं उस प्रश्न से जुड़ी हुई आपको बताता हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ना कि ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे एग्जाम में अगर आ गए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर उससे घुमा फिरा के आए तो प्रश्न तो यही पूछेगा, ऑप्शन चेंज करेगा या ऑप्शन ये रखेगा, प्रश्न चेंज करेगा। तो प्रश्न में मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना कि ये ऐसा का ऐसा प्रश्न, है ना। ऐसा जैसे हम पढ़ा रहे हैं ऐसे कैसे प्रश्न आने लग गए तो बस मेरे को फिर 52 क्वेश्चन ही तो कराने हैं, है ना, सीधे एग्जाम में आ जाएंगे। हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं कि आप कॉन्सेप्ट को समझे, आप चीजों को समझे, आप प्रश्नों को समझे, है ना, क्या चीजें बताना चाह रहे हैं, किस तरफ ज्यादा जोर दिया जा रहा है, वो चीज जब आप समझते हुए चलते हो तब आपका एग्जाम निकलता है ना। तो फिर क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा आपको तो एग्जाम में आपको नंबर वहां पर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो चीजें मैं बोलता हूं उस पर ध्यान रखा करो, और वैसे भी हम इसकी PDF नहीं देते क्योंकि हमको पता है कि ये क्वेश्चन रट के तो कुछ होगा नहीं, जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो याद रखिए। HTTPS यहाँ पे S का फुल फॉर्म सिक्योर होता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हमसे बोल रहा है HTTPS में डेटा सिक्योरिटी मुख्य रूप से किसमें मिलती है। तो हम लोगों ने बहुत बार सुना है, इसके पहले की सीरीज में मैंने पढ़ा है लास्ट में, TLS और SSL ये जुड़े हुए किससे, ये सिक्योरिटी से जुड़े हुए हमारे पास में वेबसाइट की सिक्योरिटी हम लोग इसी से लेते हैं। जब भी कोई वेबसाइट हम ओपन करते हैं या हमारी एप्लीकेशंस भी होगी जो नेट पे चलेगी तो उसने इसका पालन करना चाहिए, SSL का पालन करना चाहिए, है ना, नियमों का पालन करेगी तभी वो चलेगी, अदरवाइज वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यही होगा। FTP क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। POP3 क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। और याद रखना कि ये मेल को प्राप्त करने के लिए है और ये सेंड करने के लिए है। फायरवॉल में स्टेटफुल इंस्पेक्शन का मतलब क्या है ना। अगर हम फायरवॉल पे बात कर रहे हैं, फायरवॉल हम लोग ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करते हैं, है ना, उसमें स्टेटफुल इंस्पेक्शन का क्या मतलब है। तो जब भी हम फायरवॉल, देखो आप याद रखना कि फायरवॉल हमारे पास में क्या होती है कि एक ऐसी वॉल है जो ऑथेंटिकेशन सेट करती है, मतलब आपको आगे जाने देगी या नहीं जाने देगी, चाहे यूजर हो या कोई फाइल हो, उसकी प्रॉपर जांच करती है। और इसका क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेडली हमारे एग्जाम में आता है फायरवॉल से जुड़ा हुआ। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है वो कि स्टेटफुल इंस्पेक्शन का क्या मतलब है। तो यहाँ पे याद रखना, अगर हम बात करें हर पैकेट को बिना हिस्ट्री देखे ब्लॉक करना, तो हर पैकेट को बिना हिस्ट्री देखे ब्लॉक क्यों करेगा भाई, उसकी जांच करेगा तभी तो आगे आने देगा, है ना। और अगर हम यहाँ बात करें केवल वेबसाइट केस डिलीट करना, तो वेबसाइट केस डिलीट करना इसका काम नहीं है, इसका काम सिर्फ चेक करना है, गलत होगा तो उसको रोकेगा वो। केवल एंटीवायरस स्कैन करना, तो एंटीवायरस स्कैन करना भी फायरवॉल का काम नहीं है। क्या है, कनेक्शन की स्टेट, है ना, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, जो उसके अंदर डाटा आया उसको पढ़ेगा, है ना, देख कर, है ना, ट्रैफिक अलाउ या फिर ब्लॉक करेगा। तो ये कुल मिला के ऑथेंटिकेशन की बात है, चेक करेगा, जांच करेगा, सही पाए जाने पर ही उसको नेटवर्क में आने देगा, याद रखना है आप। ऑप्शन नंबर इसका भी 2 ही सही होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में SAS का सही एग्जाम्पल कौन सा है। क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल हम लोग यूज करते हैं, और क्लाउड कंप्यूटिंग में इस वर्ड का ज्यादा यूज होता है। एक इसके जगह पे एक ये भी हमारे पास में क्या है, IaaS, है ना। तो हमारे पास में अगर मैं बात करूं कि SaaS, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये हमारे पास में है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, फुल फॉर्म याद रखना। और यहाँ पे आई वाला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे SaaS, है ना, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा होगा, तो हमारे पास में आपने देखा होगा गूगल या गूगल डॉक्स, है ना, जैसे रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें यहाँ पर ये क्लाउड कंप्यूटिंग बोल रहा है, तो अगर हम सारे अगर ऑप्शंस हम देखें, जैसे ये क्या है, फिजिकल हार्ड डिस्क, मतलब ये आपका हार्ड डिस्क आपके पास में है। ये क्या, क्लाउड मतलब वेब या इंटरनेट पर मौजूद जो स्पेस है उसकी बात किया है, तो हार्ड डिस्क तो आपके पास में है, इसलिए आंसर कैसा हो, गलत। ये कहाँ चलेगा, ये सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग में चलेगा, वेब पर। अगर रैम मॉड्यूल्स की बात करें तो रैम हमारा प्राइमरी मेमोरी है,
लाइट जाएगी, डाटा खत्म हो जाएगा, तो इसमें डाटा हम सेव ही नहीं कर सकते। बायोस फ्रेमवर्क जो है हमारे पास में, इसमें डाटा एक बार डल गया फिर चेंज नहीं होता, सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसलिए भी ये ऑप्शन आपके गलत होने वाले हैं। जीमेल में आप देखो 15 GB आपको मिल जाता है। गूगल डॉक्स आपके पास फ्री 15 GB के आसपास, उसको भी आप यूज कर सकते हो। जो MS वर्ड के काम करते हैं, एक्सेल के काम करते हैं, यहाँ पर हम जाके कर सकते हैं। ये कैसे रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर यूज किया जाता है किसका, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये सॉफ्टवेयर है एज अ सर्विस आपको दिया जा रहा है, आप यूज कर लो, बिना पैसे के फ्री है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, वर्चुअलाइजेशन में हाइपरविजर का क्या काम है। तो वर्चुअलाइजेशन में अगर हाइपरविजर की हम बात करें तो कुल मिला के इसका रिलेट ये करेगा कि आप आपके कंप्यूटर में दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक विंडोज चला रहे हो और एक लाइनक्स चला रहे हो, तो ये दोनों को मैनेज करने देगा, दोनों को चलाने देगा ना। साथ में दोनों का जो कोर है वो अलग अलग रखेगा, मतलब एक कोई खराब हुआ तो उसके खराबी दूसरे तक वो नहीं पहुंचने देगा। इस तरीके से क्या करता है, उसको वो मैनेज करता है ना। तो याद रखना, वर्चुअलाइजेशन में हाइपरविजर क्या करेगा, तो अलग अलग सिस्टम्स को, मतलब अलग अलग हमारे पास में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको भी अलग अलग रहेगा और एक एक कंप्यूटर में चलने भी देगा, ठीक है। और साथ में इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग वर्चुअलाइजेशन में, तो अगर आप नेटवर्क पे हम जो शेयरिंग वगैरह यूज करते हैं कि अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग डेटा हम लोग शेयर करने दे रहे हैं, तो वहां पर भी यूज किया जाता है हाइपरविजर का, ये भी याद रखेंगे। तो क्या करेगा, ये प्रिंटर को कैलकुलेट करने का, वर्चुअल मशीन को क्रिएट और मैनेज करने के लिए इसका यूज करेगा। वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने देगा और मैनेज करने देगा। जैसे मैंने बताया कि आपके कंप्यूटर में आप दो ऑपरेटिंग सिस्टम, एक लाइनक्स और एक विंडोज चला सकते हो और दोनों बड़े आराम से चलेंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। दोनों के कोर अलग अलग रखेगा, मतलब एक में कोई समस्या है तो दूसरे तक नहीं पहुंचेगी, दूसरा अपने आप सुरक्षित होने वाला है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। फाइल को जिप फॉर्मेट में बदलना है तो हम विनजिप यूज करने वाले हैं। मॉनिटर रिजोल्यूशन सेट करना है तो हम पर्सनलाइज में जाके और मॉनिटर का रिजोल्यूशन हम लोग सेट कर लेते हैं, चाहे हमको लो रखना है या फिर HD रखना है, फुल HD रखना है या 4K रखना है, जैसे भी हमको रखना है ना। प्रिंटर का कैलिब्रेट जो हम लोग करते हैं तो हम शेयरिंग में कर सकते हैं कि मल्टीपल लोग उसको एक साथ यूज कर सके, लेकिन यहाँ पर याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, यही वाला है। बैकअप स्ट्रेटजी में 3-2-1 रूल का सही अर्थ क्या है, हाँ ये भी आप याद, आपके काम की भी बात है। आप भी कंप्यूटर में डाटा वगैरह, मोबाइल में डाटा यूज करते होंगे, तो बैकअप की जो हमारे पास रणनीति होती है उसमें हम लोग 3-2-1 का फॉर्मूला यूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे पास 3 है तो हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा होगा ना, उसकी आपको कितनी कॉपी बनानी है, आपको उसकी 3 कॉपी बनानी है इंपॉर्टेंट डेटा की। साथ में यहाँ पे हमको बोल रहा है 2 मतलब क्या है कि 2 आपको अलग अलग तरह की स्टोरेज डिवाइस, एक हार्ड डिस्क हो सकती है आपकी, एक आपकी SSD हो सकती है। दोनों हार्ड डिस्क नहीं होगी या दोनों SSD नहीं होगी, एक आप हार्ड डिस्क का पैटर्न यूज करो और एक SSD का या पेन ड्राइव यूज करो। तो 2 अलग अलग प्रकार की स्टोरेज मीडियम या माध्यम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और फिर एक हमको बोल रहा है तो एक कॉपी, ये 2 कॉपी तो आपने इसमें रख दी अलग अलग, 3 कॉपी बनाई आपने, 2 अलग अलग माध्यमों में रख दी, और एक कॉपी क्या होगी, तो एक कॉपी आपको इन दोनों ऑप्शन जो आपके पास में है ये है ना, इनसे कहीं बहुत दूर जाकर रखनी है, इनके आसपास भी नहीं रखनी है। तो बैकअप जब हम लेते हैं डेटा का और आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होगा तो हम इसे 3 कॉपी बनाएंगे, 2 कॉपी अलग अलग माध्यम में रखेंगे कि भाई एक खराब उससे दूसरी थोड़ी ना होगी, एक जैसे रखेंगे तो दोनों से ओपन नहीं होगी। और साथ में एक कॉपी को बहुत दूर कहीं पे जाकर आपको सुरक्षित किसी और ड्राइव में रखनी पड़ेगी। तो याद रखेंगे 3-2-1 का फार्मूला क्या बोल रहा है, 3 यूजर 2 पासवर्ड 1 एडमिन, 3 कॉपीज 2 डिफरेंट मीडिया और 1 ऑफसेट कॉपी, है ना। तो एक कॉपी कहाँ रखनी है, आपको बहुत दूर रखनी है, याद रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर यही सही होगा, और क्या है मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी में कैश मेमोरी का मेन पर्पस क्या है। कैश मेमोरी, ये तो हमको पता है कि कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी होती है, और इसका मुख्य काम क्या है। तो हमारे पास कंप्यूटर में रैम होती है और कैश मेमोरी कहाँ पे होती है, हमारे पास CPU के पास में होती है। तो कुल मिला के रैम से जब CPU के लिए निर्देश जाते हैं तो उसकी स्पीड वो कम ना होके बढ़ा देगा, है ना। मतलब कुल मिला के जब हम कोई निर्देश देते हैं तो पहले रैम में जाता है, फिर कैश मेमोरी में जाता है, फिर प्रोसेस होता है। तो वो क्या करेगा कि जैसे हमने निर्देश दिए वैसे जैसे कैश मेमोरी जाएगा तो बहुत तेजी से किसको पहुंचाएगा, वो CPU को पहुंचाने वाला है। उससे क्या होगा, हमारी प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगी। तो कैश मेमोरी ये भी याद रखिएगा रजिस्टर से मिलकर बनी होती है और ये बहुत ज्यादा तेज होती है। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी हम कैश मेमोरी बोलते हैं और ये रजिस्टर से मिलकर बनी होती है, याद रखना। और रजिस्टर और कैश मेमोरी दोनों ऑप्शन में रहेंगे, तब आपसे पूछेगा कौन सा तेज है, तब हम रजिस्टर के साथ जाएंगे, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। हमको बोल रहा है परमानेंट बैकअप रखना
तो मेमोरी में कैश मेमोरी जो परमानेंट बैकअप नहीं रख सकती, क्यों? वो क्योंकि वो वोलेटाइल होती है, बिजली सप्लाई जाएगी, डाटा नष्ट हो जाएगा। सीपीयू और रैम के बीच स्पीड गैप कम करना, तो सीपीयू और रैम के बीच में जो टाइम लगने वाला है वो उस गैप को कम किया जाता है, किसके द्वारा? कैश मेमोरी के द्वारा। ये आंसर सही है। मॉनिटर ब्राइटनेस बढ़ाना, ये तो मॉनिटर के हम बटन से बढ़ा सकते हैं। हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना, तो हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना हमको कैश मेमोरी का काम नहीं है, हम बूटेबल डिस्क लगाएंगे या पेन ड्राइव लगाएंगे, उसके द्वारा हम कंप्यूटर हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। और याद रखना, जब भी डिस्क को फॉर्मेट किया जाता है तो उसमें नए ट्रैक और सेक्टर बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। चलिए, इसी के साथ में ये हमारी सीरीज के आज 5वें नंबर का वीडियो हो गया, और इसमें थोड़े से यूनिक और अलग तरह के क्वेश्चन है। जिस तरह के हार्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, वो यहाँ से लेके आगे तक के हम कुछ इसी प्रकार के प्रश्न लेकर आने वाले हैं, और डीप में जाके और यूनिक क्वेश्चन। कॉमन क्वेश्चन तो मैं लगभग सारे पढ़ा चुका हूँ, और वो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इजीली आते हैं और आप बहुत आसानी से उसके आंसर आप लगा भी पा रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं जो एग्जाम में यूनिक तरीके से, जैसे एग्जाम में आपको नए क्वेश्चन मिलते हैं, वैसे पैटर्न मैं यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ, और जो पुराना पैटर्न है वो तो हम साथ में लेकर चलेंगे ही। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप इंस्टाग्राम पे जाकर राज कंप्यूटर बैतुल है, वहां पर भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भेज सकते हैं, और साथ में गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिए, वहाँ पे फ्री आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, और साथ में जो कोर्सेज लेना चाहे वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम फिर आएंगे नए वीडियो के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में, और नए प्लानिंग के साथ में। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।